हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होइएगा। तो मैं बताने वाला हूं आज अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है, यानी उसी को हम धातु कर्म के नाम से जानते हैं, या धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। क्लास 10th ये चैप्टर नंबर 3 होगा, ठीक है। इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। ओके, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए धातुओं का निष्कर्षण या उसी को दूसरा नाम क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखा गया है। धातुओं का निष्कर्षण क्या लिखा, धातुओं का निष्कर्षण या धातु कर्म अयस्कों का सांद्रीकरण। मतलब धातु का निष्कर्षण क्या होता है, यानी किस प्रकार से धातु निकाला जाता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसी धातु का निष्कर्षण कहने का मतलब है धातु कर्म, और धातु कर्म कहने का मतलब धातु कैसे निकालते हैं उसके बारे में, ठीक है। धातु कर्म, उसके बाद अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण मतलब हम अयस्कों से कैसे धातु प्राप्त करते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में जानना है तो देखिए इसमें लिखा गया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। मतलब यह अयस्कों का सांद्रण क्या है, तो आप कहेंगे यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। और हाँ दोस्तों, इसमें अलग अलग रूपों में प्राप्त किया जाता है शुद्ध धातु। मतलब कैसे प्राप्त किया जाता है, अलग अलग रूपों में जो है धातु प्राप्त होता है। अलग अलग नियम है, सभी के लिए अलग अलग मेथड है, विधि है, ठीक है। जिसमें से पहला विधि है जस्ट आपके सामने, यानी पहला विधि है, क्या है पहला विधि उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें और समझें इसको, ठीक है। तो ये है आपका सामने पहला है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझे कि सक्रियता श्रेणी होता क्या है। दोस्तों सक्रियता श्रेणी होता क्या है, आप दिमाग लगाइए, समझ जाइएगा, अभी ही सक्रियता श्रेणी को समझ जाइएगा। देखिए हम एक ट्रिक के माध्यम से बताए थे इससे पहले वाला वीडियो में कि सक्रियता श्रेणी क्या है। तो कहता है सक्रियता श्रेणी एक ऐसा सूची है, एक ऐसा समूह है जिसमें धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते या घटते हुए क्रम में सजाया जाता है। बढ़ते या घटते हुए क्रम में सजाया जाता है, सिंपल सी मतलब है बढ़ते या घटते हुए क्रम में सजा दिया जाता है। तो सक्रियता श्रेणी को आप एनी टाइम के लिए कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए हम पहले ट्रिक भी दिया था और अभी भी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान से समझे। देखिए इसको याद करने की ट्रिक है, क्या है याद करने की ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जैसे हम भोजपुरी स्टाइल में, मतलब एकदम अच्छे से भोजपुरी स्टाइल में थोड़ा सा ट्रिक को हम बनाए हैं। देखिए भोजपुरी स्टाइल वाला क्या ट्रिक है, देखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है केदारनाथ का मांग आइल जान फेंको प्यार है कौन HG आगे है कौन HG आगे आओ, ठीक है। तो ये ट्रिक है भोजपुरी स्टाइल में, केदारनाथ का मांग आइल जान फेंको प्यार है कौन HG आगे आओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा है कौन HG आगे आओ। तो यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है के यानी पोटेशियम, इसका मतलब है नाथ कहने का मतलब Na सोडियम, और का कहने का मतलब है Ca, ठीक है। और मांग कहने का मतलब है Mg, ओके। और आइल कहने का मतलब है एल्यूमिनियम, ठीक है। और जान कहने का मतलब है Zn, ठीक है। और Fe कहने का मतलब, फेंको कहने का मतलब है Fe, ठीक है। और प्यार कहने का मतलब है यहाँ पर PB, ठीक है। और है कहने का मतलब यहाँ है H, ठीक है। और यहाँ कौन कहने का मतलब है यहाँ पर Cu, और HG कहने का मतलब है HG, ठीक है, HG। और आगे कहने का मतलब है AG, ठीक है, AG। और आओ कहने का मतलब है AU,
ये ट्रिक है, थोड़ा सा ये मेरा ट्रिक है याद करने का, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ये कौन सा क्रम है, तो घटता हुआ क्रम है। ये जो है ये नीचे मुझे साइन हम दे दिए हैं, इसका मतलब घट रहा है, ये घटता हुआ क्रम है। इसको आप थोड़ा सा याद रखें, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद रखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है और इसी के बेस पर देखिए धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये सबको देखना है। बीच वालों को कैसे करते हैं, सबसे नीचे वालों को धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। देखिए शुरुआत में पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए उसी बात को वहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा देखिए। चलिए आप सक्रियता श्रेणी यहाँ पर सीख लिए, यानी क्या होता है। तब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले कौन सी धातु का निष्कर्षण जो है करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर पहला है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। मतलब सबसे ऊपर स्थित, अभी आपने देखा सोडियम था, पोटेशियम था ना, यहाँ पर सोडियम था, पोटेशियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था कि नहीं। बस उसी सब का शुद्धिकरण कैसे करते हैं उसके बारे में ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर देखिए विद्युत अपघटनी एक शब्द है, यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द है, विद्युत अपघटनी अपचयन। देखिए ये इसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। कहने का मतलब है यह एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें किसी भी बड़े सी पदार्थ को तोड़ दिया जाता है। जलीय विद्युत अपघटन द्वारा इसको दो भागों में तोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, दो भागों में तोड़ दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। मतलब विद्युत अपघटन द्वारा किसको प्राप्त किया जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जिसमें धातु कैथोड पर एवं अधातु एनोड पर बैठ जाती है। देखिए एक कंटेनर हमने लिया, तो आप कहिएगा यह मतलब धातु सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है उस सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं को, ठीक है, जिसमें धातु कैथोड पर एवं अधातु एनोड पर बैठ जाती है। देखिए एक कंटेनर हमने लिया, एक कंटेनर क्या लिया, तो एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया जिसमें हम क्या किया, दो गो रॉड को लगा दिया। ये रॉड क्या चीज़ है, क्या चीज़ का रॉड है, तो कहेंगे इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। ये है, एगो के नाम दे दिए हम एनोड, ठीक है, और दूसरा का नाम हमने दे दिया कैथोड। दूसरा का नाम हमने क्या दे दिया दोस्तों, यहाँ पर कैथोड नाम दे दिया, ठीक है, जिसमें धातु कैथोड पर जो मान लीजिए कि यहाँ पर एक विलयन होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और ये एक जलीय विलयन होगा NaCl का। क्या है, NaCl का, यहाँ पर लिखा गया है NaCl का जलीय विलयन, ये लिया गया है, ठीक है, जिसमें धातु कैथोड पर देखिए NaCl, देखिए जैसे NaCl दो भागों में टूटा कि नहीं इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, ये दो भागों में टूट गया इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा। कितने भागों में बटा, दो भागों में टूटा। देखिए एक सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग। देखिए Na पर हो गया यहाँ पर प्लस चार्ज, Na पर क्या हो गया यहाँ पर प्लस चार्ज, और Cl पर क्या हो गया दोस्तों माइनस चार्ज। तो ये अलग अलग भागों में टूट गया। तो जो धातु होगा वो कैथोड पर जाएगा, और जो अधातु होगा जैसे क्लोरीन अधातु है तो वह एनोड पर आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनोड प्लस होता है और धातु माइनस होता है।
तो कभी भी अट्रैक्ट आकर्षण किसके बीच होता है, तो प्लस और माइनस वाला के बीच जो है अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। इसलिए यहाँ पर जो प्लस है और यहाँ पर ये आयनोड आप समझ गए कि प्लस है और क्लोरीन पर चार्ज होता है माइनस, तो प्लस जो है माइनस वाला के साथ जाएगा और माइनस प्लस वाला के साथ जाएगा। इसलिए ये जो है आयनोड पर मुक्त होगा, क्लोरीन माइनस है इसलिए यहाँ पर आएगा इस वाले इलेक्ट्रोड पर। कौन सा इलेक्ट्रोड पर, आयनोड इलेक्ट्रोड पर। ये जो कैथोड आयनोड देख रहे हैं ये सब का क्या नाम है, इलेक्ट्रोड नाम है। क्या नाम है दोस्तों, आयनोड कैथोड जो होता है यह एक इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों। क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, आप समझ सकते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रोड। ओके, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, ध्यान रखें। कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड होता है जिसमें से धातु देखिए, ये देखिए धातु प्लस में है और कैथोड होता है माइनस। कैथोड क्या होता है दोस्तों, कैथोड होता है माइनस, तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, इसलिए धातु कैथोड पर और धातु एनोड पर मुक्त होती है। और थोड़ा सा इसको हम स्विच लगा दिए, यहाँ पर इसको तार जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ जलीय विलयन से तार जोड़ दिया गया है, सिंपल सी मतलब है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर स्विच लगा दिए, ऑन स्विच है, ठीक है, ऑन स्विच है यहाँ पर लगा दिया गया है। तो आई होप ये वाला समझ गए होंगे। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए और समझते हुए चलिए, ठीक है, इसको आप अच्छे से आप यहाँ पर समझ जाइएगा। और इतना आप यहाँ पर आप यदि क्वेश्चंस में आता है धातुओं का निष्कर्षण या अयस्कों का सांद्रण, तो इसी नियम का प्रयोग करें। ये तीनों नियम को लिखते हैं तो आपका 5 से 6 नंबर प्राप्त हो सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि ये 5 से 6 नंबर में पूछा जाता है। अब चलिए पहला हो गया, अब चलते हैं हम दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर दूसरा। तो दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा है सक्रियता श्रेणी। क्या है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण या सांद्रण। मतलब सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण या सांद्रण, मतलब धातु को कैसे निकालते हैं, मध्य वाला में। मध्य वाला में क्या क्या था, जैसे अभी हम ट्रिक के माध्यम से बताया आपको, प्राकृतिक, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक में सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे जिंक था, जैसे बीच में अभी बताया केदारनाथ का मांग आइल जाइन, फेंको प्यार है कौन HG आगे आओ, फेंको प्यार है कौन HG आगे आओ। तो जान था, जान के बाद फेंको था, फिर यहाँ पर लेड है, तो ये मध्य में स्थित हो गया, बीच में मतलब मध्य में था, इसलिए मध्य में स्थित ये सब है, ठीक है। जिंक है, आयरन है, ठीक है, जिंक है, आयरन है, Zn बोले तो जिंक, आयरन बोले तो Fe यानी लोहा, और एवं Pb बोले तो लेड बोले तो पीबी बोले तो लेड और लेड बोले तो शीशा। लेड बोले तो क्या होगा, शीशा होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये क्या है, लेड को ही दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, शीशा होता है। क्या होता है, शीशा बोल सकते हैं या लेड बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले। इत्यादि सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। मतलब प्राकृतिक में जो मध्य में स्थित धातुएं है वह किस रूप में पाई जाती है, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। सल्फाइड ऐश का सांद्रण भर्जन विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा एवं कार्बोनेट ऐश का सांद्रण निस्तापन द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूछता है कि सल्फाइड ऐश का सांद्रण कौन सा विधि द्वारा करते हैं, ऑब्जेक्टिव में कितना मर्तबा आता है कि सल्फाइड ऐश का सांद्रण कौन से विधि द्वारा करते हैं, तो भर्जन विधि द्वारा। अगर भर्जन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो गारंटी है कि चुंबकीय पृथक्करण रहेगा ही रहेगा। अभी फिलहाल हम भर्जन विधि का इस्तेमाल करेंगे और भर्जन विधि को समझेंगे ध्यानपूर्वक से। और यहाँ पर सल्फाइड ऐश का सांद्रण किसके द्वारा, जैसे आप समझ गए कि सल्फाइड ऐश का सांद्रण भर्जन विधि से करेंगे, मतलब सल्फाइड ऐश का सांद्रण किसके द्वारा, ऐश से शुद्धिकरण मतलब धातु निकालेंगे। यही कारण कह रहा है कि सांद्रण करने का मतलब कि मतलब शुद्ध करना, क्या उसमें से शुद्ध धातु निकालना, यही सांद्रण है, ठीक है। ऐशकों का सांद्रण भर्जन विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा एवं कार्बोनेट ऐश का सांद्रण निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोनेट ऐश का सांद्रण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ पर भर्जन के बारे में समझिए। भर्जन यानी रोस्टिंग। तो कहता है जब सल्फाइड अयस्क को, जब सल्फाइड अयस्क को, कौन सी अयस्क को, सल्फाइड अयस्क कहने का मतलब है सल्फर का अयस्क। सल्फाइड अयस्क कहने का मतलब है सल्फर का अयस्क। तो सल्फर का अयस्क, जब सल्फाइड अयस्क को
वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में बदल जाती है। देखिए जब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब सल्फाइड एस्क को क्या, देखिए यहाँ सल्फाइड यानी सल्फर के एस्क का भी कौन है, जिंक सल्फाइड। क्या है, जिंक सल्फाइड, ZnS। जैसे सल्फर का एस्क यहाँ पर कौन है, ZnX, जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड। इसको क्या किया जाता है, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। देखिए वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यह ऑक्साइड में बदल जाती है। देखिए यहाँ पर ऑक्साइड में बदल गई। ठीक है, ऑक्साइड में बदल गई, समझ रहे हैं यहाँ पर किस रूप में बदल गई, ऑक्साइड में बदल गई। देख रहे हैं यहाँ पर किस में बदल गई, ऑक्साइड में बदल गई, और ऑक्साइड में बदल जाती है एवं यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। ऑक्साइड में बदल गया तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, भर्जन, भर्जन कहलाएगी। अच्छा, ऑक्साइड में बदल गया तो इसमें O2 था, यहाँ S था, तो SO2 तो बचेगा ना इधर, मतलब इनपुट है जो आउटपुट तो बाहर आवे करेगा, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम नाम जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 कहने का मतलब। फिर इस धातु की ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है। मतलब क्या होता है, ये जो ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड, फिर इसको कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, तब फाइनली जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त हो जाता है, ये धातु प्राप्त हो जाता है दोस्तों। क्या प्राप्त हो जाता है, जो है आपका धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, धातु प्राप्त हो जाता है, इसीलिए लिखा गया जब सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में बदल जाती है, और पुनः इस ऑक्साइड को, या और ऑक्साइड में बदल गई तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, भर्जन कहलाएगा, और फिर से इस ऑक्साइड को, पुनः इस ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो मिलनी रूप से धातु प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में गर्म किए, ठीक है, तब जाकर यहाँ पर Zn मिला। ठीक है, और प्लस में क्या मिल गया उधर, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कहने का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, C था और O लग गया उधर, था कार्बन मोनोऑक्साइड। जो इनपुट है वो आउटपुट देगा, सिंपल सी मतलब है, समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं आगे। तो थोड़ा सा इस भर्जन क्या होता है, एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा, काम आपका जो है 35 हो जाने वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर आगे और निस्तापन के बारे में जानते हैं। चलिए, और निस्तापन के बारे में जान ले कि निस्तापन क्या होता है दोस्त। यहाँ पर समझिए, जब कार्बोनेट अयस्क कहने का मतलब क्या है, कार्बोनेट का अयस्क, उसे ऐसे पहले था सल्फर यानी सल्फाइड का अयस्क, सल्फर का अयस्क। ठीक है, सल्फाइड का अयस्क। अब देखिए यहाँ पर जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। वायु सीमित रखना है, एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाला बात है कि सीमित रखना है, अधिक मात्रा में वायु नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर वायु को नहीं दर्शाए, समझ रहे, सीमित मात्रा में वायु चाहिए। क्या कहा, जब कार्बोनेट एस, देखिए जिंक कार्बोनेट यहाँ पर है इसलिए कार्बोनेट एस का नाम लिया। कार्बोनेट एस क्या है, जिंक कार्बोनेट यहाँ पर हो गया। ठीक है, कार्बोनेट एस जैसे ऐसे पहले था सल्फाइड एस, क्या था, ZnS। ठीक है, और यहाँ पर कार्बोनेट एस का आपका क्या है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। ठीक है, ZnCO3 की उपस्थिति में, मतलब जब कार्बोनेट एस को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो पुनः यह किस में बदल जाती है, ऑक्साइड में बदल जाती है। तो यह ऑक्साइड में बदल जाती है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। क्या कहलाती है, निस्तापन। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन। देखिए ये जैसे ही अधिक ताप पर गर्म किए सीमित वायु की उपस्थिति में तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑक्साइड में बदलेगा तो हो जाएगा Zn क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, ZnO। क्या हो जाने वाला है दोस्तों, ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड में बदल गया, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा कि नहीं बाहर। जो इनपुट है वो आउटपुट तय करेगा। यहाँ 3 गो ऑक्सीजन था तो यहाँ पर 1 गो यहाँ चल गया तो 2 गो तो बच गया, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, C यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये जिंक ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह फाइनली तौर पर क्या प्राप्त होता है, तब जाकर यहाँ पर जिंक प्राप्त होता है दोस्तों। ये भी क्या है, धातु है, सिंपल सी मतलब
मतलब है। तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब फिर जाकर क्या प्राप्त होता है, ये कार्बन यानी जिंक प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जिंक यानी धातु प्राप्त होता है, इसको ध्यान रखें। और यही जो है आपका क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, निस्तापन कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर ये वाला देखिएगा, थर्ड क्या है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। इसको किस प्रकार से करते हैं, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातु जैसे कॉपर हो गया, पारा हो गया यानी Hg के अयस्क को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाती है। फिर से इस ऑक्साइड को गर्म करने पर धातु प्राप्त होती है। जैसे Hg हो गया पारा, एक पारा का अयस्क होता है सिनेबार। क्या होता है, सिनेबार। पारा का अयस्क क्या होता है, सिनेबार। पारा का अयस्क क्या होता है, सिनेबार, HgS। ठीक है, इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब क्या बनता है, HgO मर्क्यूरस ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मर्क्यूरस ऑक्साइड। ठीक है, मर्क्यूरस ऑक्साइड। ठीक है, ये मर्क्यूरस ऑक्साइड ये आपका प्राप्त हो गया। और प्लस में ये क्या है, तो प्लस में आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ऐसे पहले आपको बताइए क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि जो इनपुट में है वो आउटपुट आएगा। देखिए S और ये O2 मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, और आपको पता है कि ऑक्साइड में परिवर्तन होना है, तो Hg मिलकर O मिलकर क्या बन गया, यहाँ पर HgO बन गया, मर्क्यूरस ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए इस ऑक्साइड को पुनः गर्म किया जाएगा। यहाँ पर कहा ना, फिर से इस ऑक्साइड को गर्म करने पर धातु प्राप्त होती है। इस ऑक्साइड को मतलब फिर से गर्म करेंगे तब फाइनली रूप से धातु जो आपका पड़ा है वह क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है, समझ रहे हैं। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, अब इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये थर्ड वाला को आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। ये देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे Cu2S इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जैसे कॉपर सल्फाइड है, ये क्या है, कॉपर सल्फाइड मतलब कॉपर का अयस्क होगा। ठीक है, कॉपर का अयस्क, इसको कॉपर पैराइट भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो कॉपर पैराइट भी कभी कभी इसको बोल देते हैं। तो कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, कॉपर सल्फाइड। और इसको कॉपर सल्फाइड को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तापन मतलब कहने का क्या मतलब है, गर्म करना। गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है, ये ऑक्साइड में बदल जाती है, ये भी ऑक्साइड में बदल गया, मतलब Cu2O, मतलब इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्त, यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड दिया क्योंकि इधर सल्फर है। ठीक है, और ये जो है यह मतलब Cu2 को पुनः गर्म करेंगे, फिर से गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगा, मतलब Cu जो है आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा सा लेंदी है बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो समझ में आप जो है आपको आ जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये सब के सब समझ में जो है आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आप सभी को पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, धन्यवाद।